जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स का 27वां वीडियो है। और दोस्तों, खुशी इस बात की है कि हमने गद्य भाग को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे नई समीक्षा। इससे में हम पहले कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, आलोचना, मतलब हर विधा को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नई समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं इनके बारे में जानेंगे। इसके इसके बाद हम इस विधा को कंप्लीट कर देंगे, गद्य भाग को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपका काम मुझे ये बताना है कि गद्य के बाद में अब मुझे पद्य स्टार्ट करना चाहिए या भाषा विज्ञान स्टार्ट करनी चाहिए या काव्य शास्त्र स्टार्ट करना चाहिए। आपके पास में आज यानी कल मॉर्निंग तक का समय है। कल तक आप मुझे जितना कमेंट्स करोगे उसी आधार पर मैं आप लोगों के लिए अगला पार्ट शुरू करूंगा। तो ध्यान रखो, आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। गद्य पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। अब मैं आगे पद्य पार्ट शुरू करूं या फिर इसके अलावा भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मैं उसी के अनुसार यानी आप लोगों के अनुसार ही इस चैप्टर को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे गद्य भाग के अंतिम वीडियो की, नई समीक्षा की। दोस्तों, नई समीक्षा का सर्वप्रथम ध्यान से देखा करो सभी वीडियोज़ को। सर्वप्रथम कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर S.E. स्पेनगार ने 1911 में नई समीक्षा शीर्षक शोध पत्र लिखा। स्पिनगार्न जो था, S.E. स्पिनगार्न, उसने 1911 में नई समीक्षा शीर्षक शोध पत्र लिखा। अगला जो इसके बारे में तथ्य ये है दोस्तों, आलोचना सिद्धांत के रूप में ज्ञान कोरेनसन की पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म लिखी गई। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वहीं H.I. रिचर्ड्स, दोस्तों आप ये सोच रहे हो इंग्लिश की चीज़ हमको क्यों बता रहे हैं सर। आजकल दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चन आते ही नहीं है, चाहे नेट की, JRF की, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसलिए आपको ये नई समीक्षा मुझे नहीं लगता कोई किताब में दे रखी होगी आप लोगों के लिए, लेकिन सिलेबस में है। और बच्चे फिर सोचते हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भाई आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है, बस ये है कि किताबों में लोग इधर उधर से लिख के टिप के बना देते हैं, 10 किताबों का संग्रह नहीं करते। भाई मैंने अपने हाथ से बनाई है, मैंने खुद ने एग्जाम पास करी है, उसी के अनुसार भाई मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आगे बात करते हैं। अब हिंदी के जो संपादक हैं वो क्या कहते हैं, हिंदी के संपादकों की क्या राय है और हिंदी के कौन कौन से ऐसे संपादक हैं जो नई समीक्षा की बात करते हैं। पहले जान लेते हैं अज्ञे जी के बारे में। सच्चिदानंद हीरानंद, इतना बताऊंगा। आगे मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि इस अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। आप ये कहोगे सर इनको तो हम जानते हैं, इन नाम को तुम जानो तो बताओ ना भाई, जानते हो तो लिख के बताओ नीचे, क्या दिक्कत है। जो अज्ञे जी थी 1911 से लेकर 1987 तक भी हमारे बीच में रहे थे। और उनका देखो अज्ञे का साहित्य चिंतन के द्वारा संपादित ये सारी चीज़ें हैं। उन्हें त्रिशंकु 1945 में लिखा था, आत्मपदेन 1960, भवंती 1972, अंतरा 1975 और आलवाल 1977 और अद्यतन 1977 और युग संधियोपन 1982। दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों कि अज्ञे जी ने इन समीक्षाओं की समीक्षा की इस तरह से। उन्होंने त्रिशंकु लिखा था 1945 में अज्ञे जी, आत्मनिपद अज्ञे जी 1960, भवंती 1972 अज्ञे जी, अंतरा 1975 अज्ञे जी, आलवाल 1977 अज्ञे जी और अद्यतन 1977 अज्ञे जी, युग संध्योपन 1982 अज्ञे जी। दोस्तों इनके अलावा धार और किनारे 1982 आदि निबंध संग्रहों में आलोचना का बोध है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं गिरिजा कुमार माथुर के बारे में। दोस्तों गिरिजा कुमार माथुर 1919 से लेकर 1994 तक हमारे बीच में रहे थे। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 में इन्होंने लिखी। इसमें इन्होंने समीक्षा की थी नई कविताओं की। दोस्तों लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 1922 से लेकर 2002 तक हमारे बीच में रहे थे। इन्होंने लिखे नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष। वहीं दोस्तों बात करते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में। जो चतुर्वेदी जी हैं दोस्तों वो 1931 से लेकर 2003 तक हमारे बीच में रहे। उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है जो नई समीक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने हिंदी नवलेखन नामक पुस्तक लिखी 1911 में, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन पुस्तक लिखी 1970 में, वहीं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक लिखी तो
1986 में। वहीं प्रसाद निराला और अज्ञे जी को तीनों के ऊपर, ये जो तीन हैं उनका लिखा था 1989 में पुस्तक लिखी थी, इसमें इनकी समीक्षा की थी। दोस्तों आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इन्होंने तो समीक्षक हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं, लेकिन नई समीक्षा के रूप में इन्होंने क्या किया था, उनकी पुस्तक आई थी आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, इनकी पुस्तक आई थी 2001 में। वहीं गद्य की सत्ता 1977 में। वहीं गद्य की सत्ता 1977 में। दोस्तों आगे हम बात करते हैं मलजय के बारे में, और उन्होंने कविता के साक्षात्कार लिखा था। वहीं आगे हम बात करते हैं विजय देव नारायण शाही के बारे में। छठवां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988, और उसने लिखा था जायसी और साहित्यकार का दायित्व और हिंदी साहित्य और उनके आसपास। दोस्तों अगर आपको सन याद नहीं रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपसे सन नहीं पूछी जाएगी, यहाँ से केवल आपको मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सन आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आगे बात करते हैं निर्मल जैन के बारे में। जो निर्मला जैन है, निर्मल जैन, उन्होंने रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र लिखा था 1967 में, और हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1982, और हिंदी आलोचना का दूसरा पार्ट 2013, और प्लेटो के काव्य सिद्धांत ये लिखा था। उसी प्रकार दोस्तों अशोक वाजपेयी, आपने नाम जरूर सुना होगा उनका, फिलहाल लिखा था 1970 में। कुछ पूर्वाग्रह नाम से समीक्षा लिखी थी 1984 में। कविता का गल्फ 1997 में, और कवि कह गया और कविता का जनपद, इस नाम से इन्होंने समीक्षाएं लिखी थी। अब हम बात करते हैं रमेश चंद्र शाह के बारे में। रमेश चंद्र शाह 1937 में हुए थे हमारे बीच में, और इन्होंने छायावाद की प्रासंगिकता 1973 में लिखी। वहीं रमेश चंद्र शाह ने समानांतर 1973 में लिखा। वहीं रमेश चंद्र ने वागार्थ 1981 में लिखा। दोस्तों विश्वनाथ तिवारी 1940 में इन्होंने लिखा। गद्य के प्रतिमान 1996 और गद्य का परिवेश 2013। दोस्तों इस तरीके से इन्होंने लिखी हैं अपनी समीक्षाएं। दोस्तों मनु भंडारी भी पीछे नहीं थी, और मनु भंडारी ने संकल्प का सौंदर्य नामक एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। वहीं आप एक तो सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम कमेंट्स में लिखकर बताओ मुझे कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मैं जानता हूँ कि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी लिखकर तो बताओ ना, नए बच्चे तो नहीं जानते ना, तो लिखकर बताओ कमेंट्स में। और पिछले वीडियो में आप लोग सभी ने सही कमेंट्स दिए, मैंने सबको रिप्लाई कर दिया होगा। कामानी एक पुनर्विचार 1961, एक साहित्य की डायरी और नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1972, भारत इतिहास और संस्कृति प्रतिबंध रचना, ये लिखी है मुक्तिबोध ने। हम निर्मल वर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निर्मल वर्मा ने लिखा है शब्द और स्मृति। वहीं बात करते हैं दोस्तों हम चंद्रबली पांडे के बारे में, लोक दृष्टि और साहित्य। दोस्तों आपको पता है मैंने आत्मकथाओं के बारे में जिक्र किया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित साहित्यकार हैं, उनकी एक आत्मकथा ना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। एक साथ राजेंद्र यादव और ओम प्रकाश वर्मा की साथ में थोड़े दिन के अंतर में मृत्यु हुई थी। तो मैंने एक बहुत बड़े सेमिनार में भाग लिया था, उसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी छपवाया था उस समय। तो आप मुझे बताओ कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में समझाया था, आत्मकथा वाले वीडियो में। तो आत्मकथाओं के बारे में मुझे बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा का नाम क्या है। दोस्तों वहीं बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा के बारे में। इन्होंने साहित्य का इतिहास दर्शन नामक कृति लिखी है, पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने समीक्षात्मक बातें कही हैं। वहीं विजेंद्र स्नातक ने कबीर के ऊपर समीक्षा की है। दोस्तों आगे कुछ अन्य चर्चित आलोचनात्मक कृतियों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। उनके राइटर इतने चर्चित नहीं है, लेकिन वो कृतियाँ बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। चलो ठीक है। वो है इंद्रनाथ मदान। उन्होंने कामायनी के ऊपर लिखा है मूल्यांकन और मूल्यांकन, यानी कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन इन्होंने लिखा है। वहीं उन्होंने लिखा है आधुनिकता और हिंदी आलोचना नामक कृति लिखी हैं। दोस्तों रामदहीन मिश्र, रामदरस मिश्र नहीं है, रामदहीन मिश्र है, ध्यान रखना। हिंदी का मम्मट कहा जाता है, आनंदवर्धन कहते हैं इसको। इन्होंने काव्य दर्पण, काव्य विमर्श और काव्य लोक नामक समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे हैं। दोस्तों धर्मवीर भारती को कौन नहीं भूलता, कौन नहीं जानता। इन्होंने लिखा है साहित्य और मानव मूल्य और पश्चाताप यानी पश्यंती, इन्होंने लिखा है। 2 कृति इन्होंने लिखी हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं गिरिजा कुमार माथुर की। तो गिरिजा कुमार माथुर ने
नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं लिखी हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं बच्चन सिंह के बारे में। बच्चन सिंह ने आलोचक और आलोचना लिखा है, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज लिखा है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। तो दोस्तों जब मैं काल विभाजन आपको बताऊंगा, काल विभाजन में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति हैं, ध्यान से देखो। आलोचक और आलोचना डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज डॉक्टर बच्चन सिंह, आपको ऐसे याद करना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। इस तरह से मतलब ये थोड़ा रटने वाली फील रखनी है, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली कोई बात है ही नहीं, सिर्फ हमें तो माइंड में थोड़ा सा सेट रखना है। कैसे? आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। बस हो गया। अब केदारनाथ के बारे में बात कर लें। चलो, केदारनाथ ने आधुनिक हिंदी कविता के बिंब विधान केदारनाथ, आधुनिक हिंदी कविता के बिंब विधान केदारनाथ, मेरे समय के शब्द केदारनाथ, मेरे समय के शब्द केदारनाथ। वहीं विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा लोकवादी तुलसीदास, यानी तुलसीवाद की समीक्षा की थी इन्होंने, लोकवादी तुलसीदास। दोस्तों दूधनाथ सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। दूधनाथ सिंह ने निराला आत्महंता आस्था करके कृति लिखी है। वहीं मार्कंडेय जी ने कहानी की बात नामक लिखी है। दोस्तों हमारा जो नई समीक्षा है उसका पेपर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, चीज़ों को अच्छे से जान लिया है, समझ लिया, लेकिन कुछ तथ्य मैं बताऊंगा। इन तथ्यों को मैं आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिर भी रामचंद्र शुक्ल के ऐसे कथन है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनको जितना याद कर सको, जितना पढ़ सको उतना पढ़ना चाहिए। तो मैं जहाँ भी मुझे मौका लगता था मेरे नोट्सों में मैं उनको लिख देता था। अब रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन से कवियों के बारे में क्या क्या कहा है मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो भक्ति काल में, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसका अंत भी हम भक्ति काल से करना चाहते हैं। दोस्तों बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने परम उत्कृष्ट कहा, बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने। देव को क्या कहा? देव को क्या? प्रलग्न और प्रतिभावान देव पागल, इन्होंने ऐसा कहा। और पद्माकर के बारे में क्या कहा रामचंद्र शुक्ल ने? रामचंद्र शुक्ल पद्माकर के बारे में कहते हैं मूर्ति विधायनी कल्पना का सृष्टा, इन्होंने पद्माकर को कहा। वहीं घनानंद की बात करें तो घनानंद के बारे में क्या कहा शुक्ल जी ने? साक्षात्कार, रस मूर्ति और जादनदानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि। वहीं बात करते हैं दोस्तों जायसी के बारे में क्या कहा शुक्ल जी ने? प्रेम की वेदना के कवि, जायसी को प्रेम की वेदना का कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों यहीं से सवाल बनते हैं, इसी तरीके से सवाल बनते हैं, आपको ये चीज़ें जहन में बैठा लेनी है। और आप मुझे कमेंट जरूर करना कि अगला अध्याय हम गद्य का चलाएं, गद्य हो गया कंप्लीट, पद्य का चलाएं, भाषा विज्ञान का चलाएं, किसका चलाएं, नीचे लिखो आप मुझे। दोस्तों घनानंद के बारे में कहते हैं प्रेम का पीर का कवि, यानी पीर का कवि, प्रेम पीर का कवि, प्रेम की पीर के कवि कहते हैं घनानंद के बारे में, ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। अब केशव के बारे में क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत, आप सब लोग जानते होंगे। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा, यानी हृदयहीन कवि कहा। दोस्तों इसी तरह से हमने आज, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 4 से 5-6 दिनों में हमने पूरे गद्य साहित्य को कंप्लीट कर लिया है। आगे मुझे बताइए कि मुझे पद्य साहित्य शुरू करना चाहिए या फिर भाषा विज्ञान शुरू करनी चाहिए या फिर कोई और विधा व्याकरण शुरू करनी चाहिए या फिर कुछ और शुरू करना चाहिए। दोस्तों भक्ति काल शुरू करूं या क्या करूं, या फिर आप मुझे बताओ कमेंट्स करके। प्रत्येक आदमी का काम है कमेंट करना, जिसके मत ज़्यादा आएंगे, जिसके वोट ज़्यादा आएंगे, मैं उसी विधा को स्टार्ट करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। लव यू, गुड लक।